सुप्रभात दोस्तों, आज हम जिस ऐतिहासिक व्यक्तित्व की चर्चा करने वाले हैं वह निश्चित रूप से मध्य एशिया से आए हुए हैं, परंतु भारत में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसने एक नहीं कई सदियों तक भारत की राजनीति, भारत के लोगों को प्रभावित किया, भारतीय संस्कृति में एक अलग पहचान दी। उस ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तैमूर लंग के वंशज थे। ये तैमूर लंग कौन है? तैमूर लंग मध्य एशिया के बहुत बड़े शासक, बड़े योद्धा, बड़े सैनिक थे, जिन्होंने 1398 में जब भारत में दिल्ली सल्तनत की हुकूमत थी, उस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद की हुकूमत हुआ करे। नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में 1398 में तैमूर के आने के बाद आप देखेंगे कि मध्य एशिया के एक शासक की भारतीय जमीन पर सीधे सीधे हुकूमत की शुरुआत। उस बड़े सेनापति या मध्य एशिया के शासक का वंशज बाबर भारत में आक्रमण किए। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें भारतीय शासकों ने आमंत्रण भेजा था। निश्चित रूप से भारतीय शासकों ने आमंत्रण भेजा होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस बात का जिक्र किया। अगर हम इस बात को ध्यान से देखें कि बाबर आमंत्रण पर आए थे, लेकिन बाबर सिर्फ आमंत्रण पर आए थे यही सच नहीं है। बाबर की खुद की इच्छा रही होगी भारत की इस विशाल उपजाऊ भूमि पर हुकूमत करने की। जिस देश में बहुत बड़ी उपजाऊ भूमि है, एक नहीं अनेकों दोआब हैं, जहाँ पर कृषि के लिए तमाम प्रकार की फसलें बड़ी आसानी से उगाई जा सकती हैं, प्राप्त की जा सकती हैं। और आप जानते हैं मध्यकाल तक, क्या प्रारंभिक आधुनिक काल तक आप इस बात को देखेंगे, राजाओं के आय का जो मुख्य आधार रहा है, स्रोत रहा है, वो कृषि ही रही है। और हमने आपसे बताया जैसा कि भारत में कई दोआब, जब हम पश्चिमोत्तर से पूरब की तरफ चलते हैं तो पंजाब में तमाम दोआब जहाँ पर अच्छी फसलें होती हैं। उससे पूरब आइए तो गंगा यमुना का दोआब, बहुत उपजाऊ भूमि है। यहाँ पर अगर किसी शासक की हुकूमत होगी तो निश्चित रूप से वहाँ अन्न उत्पादन अधिक हो रहा होगा, तो उसे राजस्व भी ज्यादा प्राप्त हो रहा होगा, और जिसके पास राजस्व है निश्चित रूप से वो धनी होगा। ऐसे ही समृद्ध, प्राकृतिक रूप से समृद्ध, आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्र में कोई भी हुकूमत करने की सोचेगा तो बाबर अगर आए किसी के आमंत्रण पर, यह संभव है। लेकिन अब यहाँ आने के बाद वो वापस जाए, मुझे नहीं लगता है किसी साम्राज्यवादी सोच के शासक या अपने शासन को फैलाने की सोच रखने वाला शासक जो वापस जाए। बाबर भारत की भूमि पर 1519 में पहली बार अटैक किया, सफल रहे। उन्होंने 1519 में भीरा के किले को जीता। वहाँ यूसुफ जाई कुछ जनजातियां थी, उन्हें भी उन्होंने पराजित। हालांकि उन्होंने भीरा के किले को जीतने के लिए पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया, जिन तोपों में बारूद का इस्तेमाल होता है। कई बार आपसे चर्चा हुई होगी, आप सुने होंगे कि भारत में तोपों का उपयोग, तोप जैसे किसी भी मशीन का उपयोग इससे पहले भी हुआ, लेकिन वो बारूद के गोले नहीं उगलते थे, पत्थर उगलते थे, सांप उगलते थे। हम तोप के जरिए उन्हें दूसरी सेना पर, दुश्मन की सेना पर फेंके। लेकिन इस बार बाबर ने बारूद फेंका, निश्चित रूप से भेरा के किले को उन्होंने जीत आगे आए। लगभग 4 आक्रमण उनका ऐसे रहा जो निर्बाध रहा। दिल्ली सल्तनत में हुकूमत करने वाले इब्राहिम लोदी उनको रोकने तक नहीं गए। कुछ समझ गए थे कि निश्चित रूप से इनके राज्य में जो असंतोष है, जो लोग इन्हें हटा देना चाहते हैं, जो हमें यहाँ शासन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, इनकी इन्हीं लापरवाहियों के कारण वो लोग खुश नहीं है। 5वें अटैक में उन्होंने निर्णय कर लिया कि उन्हें अब किसी भी हाल में दिल्ली पर हुकूमत ही कर लेना है। इस सोच के साथ वो पानीपत के मैदान तक, और आपको बताऊं दोस्तों, पानीपत का एक प्लेन मैदान बड़ा सा जब बाबर को दिखा तो बाबर को इस बात की सूचना हुई कि दिल्ली यहाँ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर है। और उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोदी अगर हमें रोकने के लिए आता है तो उनसे हम युद्ध करेंगे, और नहीं आते हैं तो कम से कम काबुल राज्य का क्षेत्र दिल्ली के करीब तक तो हम बना ही चुके। ये सोचकर उन्होंने अपनी सेना को वहाँ रोका और उनका यहाँ रुको। और अपने जीवन में तमाम युद्धों से जो उन्होंने हुनर जीते हैं, सीखे हैं, जैसे जब वो मध्य एशिया में होते थे तो मध्य एशियाई जनजाति उज्बेकों से उनका बार बार संघर्ष हुआ। उज्बेकों से संघर्ष से उन्होंने एक प्रकार की युद्ध कला सीखी, जिसे तुलगमा कहते हैं। उसमें होता क्या था कि अपनी सेना को 3 हिस्से में बांटना, जिधर से शत्रु की सेना आ रही हो उसके ठीक सामने एक छोटी सी टुकड़ी रखना है, और बाकी 2 ठीक ठाक बड़ी टुकड़ी दाएं और बाएं छुपा के रखना। शत्रु सेना को हमेशा लगेगा कि वो बड़ी तेजी से आगे बढ़कर छोटी सी सेना को पराजित करे। छोटी सी सेना ही नजर आ रही है उनके सामने, तो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत आसान है। और इस उम्मीद से, जोश के साथ जब वो छोटी सेना के सम्मुख पहुंचते हैं तो बाकी जो दोनों किनारों पर
छुपी सेना है उस पर अटैक करें। और जब तीन तरफ से सेना घिर जाए तो मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक तरफ मुकाबला करेंगे, बाकी दो तरफ से और पड़ने वाली तलवारों का मुकाबला करना मुश्किल होगा। और एक बात और बताऊं, बाबर के पास तो हमने आपसे बताया पहले से कि तोप भी है। उसने दुश्मन सेना को जब देखा कि तोपों के गोलों के करीब वो आ गए हैं, तो उन्होंने अपनी सेना को रोक रखा था, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमारी सेना उस एरिया में जाएगी तो तोपों से उनकी भी हत्या होगी। अपनी सेना को तब तक रोके रखा जब तक अपने तोप के गोलों से लगभग उनके हौसले पस्त नहीं कर दी। और सच बताऊं तो पानीपत के युद्ध में सेना से लड़ने की बहुत जरूरत नहीं पड़ी होगी, तोपों ने ही इब्राहिम की सेना को बहुत क्षति पहुंचा दी। रही बची जो सेना रही, उससे बाबर की सेना ने मुकाबला किया। इस प्रकार मुझे लगता है बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम की सेना को पराजित